तो हम बात कर रहे थे आगंतुक ज्वर की। आगंतुक ज्वर के चार प्रकार: अभिघातज, ट्रॉमा या पॉइजन की वजह से; अभिसंगज मतलब मेंटल कंडीशंस की वजह से बहुत सारा। अ, षड्रिपु, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना। षड्रिपु मतलब छह ऐसी चीजें जो मन में जाके नुकसान करती है, या जो मन को इसके जैसे एनिमी के जैसे। रिपु मतलब एनिमी, षड मतलब छह। तो 6 एनिमीज ऑफ द माइंड: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये छह चीजें आप जहां भी मेंटल चीजें आएंगी वहां लिख सकते हैं। तो अभिसंगज मतलब बहुत काम, बहुत लोभ, बहुत मोह होने से मन में रज और तम गुण बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से अभिसंगज ज्वर होता है। अभिचारज मतलब ब्लैक मैजिक। अभिशापज मतलब किसी के श्राप से या किसी की हाय से होने वाला। इसके बाद अब ये ज्वर की संप्राप्ति। अब यहाँ जो ज्वर की संप्राप्ति बताई है, ये संप्राप्ति निज ज्वर की है, आगंतुक ज्वर की नहीं है। ये संप्राप्ति जो है ये निज ज्वर की है, दोषों की वजह से होने वाले आगंतुक ज्वर की संप्राप्ति ये नहीं है। ध्यान रखिए, आगंतुक ज्वर में सबसे पहले ज्वर आता है, उसके बाद दोषों का प्रकोप होता है। जबकि इस संप्राप्ति में दोषों का प्रकोप पहले हुआ है और बाद में लक्षण उत्पन्न हुए हैं। तो इसीलिए ये संप्राप्ति जो है ये ज्वर की संप्राप्ति है, निज ज्वर की, ना कि आगंतुक ज्वर की। तो अगर आप संप्राप्ति का श्लोक बाय हार्ट करके नहीं रख सकते तो सिंपल सा चीज है कि आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है। अब मैंने यहाँ जगह बचाने के लिए इसको एक के नीचे एक रखा है, बट यू हैव टू डू इट वन बिलो द अदर। दोष स्व कारण से दुष्ट हैं, उसके नीचे दोष रसगत हो जाते हैं, उसके नीचे आमाशय से अग्नि निर्गमित हो जाता है, उसके नीचे सर्व शरीर में संचार करता है, उसके नीचे अग्नि शरीर में संचार करने से शरीर तप्त हो जाता है। उसके बाद शरीर तप्त हो जाएगा तो शरीर में देह, इंद्रिय और मन में संताप हो जाता है। साथ ही साथ अग्नि आमाशय से निकल जाने की वजह से आम की वृद्धि होना चालू हो जाती है, खाना पचता नहीं है, चीजें ठीक तरह से पचती नहीं, अविपाक होता है। ये आम बनने की वजह से स्रोतोरोध हो जाता है, और स्रोतोरोध होने की वजह से अस्वेद हो जाता है, स्वेद नहीं निकलता। स्वेद ना निकलने की वजह से क्या हो जाता है कि जो टेम्परेचर कंट्रोल है बॉडी का, विच इज डिपेंडेंट ऑन द स्वेद, इज नॉट हैपनिंग, ठीक तरह से नहीं हो पाता और ज्वर उत्पन्न हो जाता है। तो ये ज्वर की संप्राप्ति हो गई। संप्राप्ति स्पेसिफिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संप्राप्ति विघटन या संप्राप्ति को तोड़ना ही ज्वर की चिकित्सा है। संप्राप्ति को तोड़ना ही ज्वर की चिकित्सा है। तो अब यहाँ कहाँ कहाँ तोड़ेंगे ये भी ध्यान में रखना है। स्व कारण से दुष्ट दोष, सबसे पहले अगर आप तोड़ सकते हैं संप्राप्ति तो यहाँ तोड़ सकते हैं, निदान परिवर्जन करके। निदान परिवर्जन करेंगे तो ये संप्राप्ति यहीं टूट जाएगी। उसके बाद आमाशय से अग्नि निर्गमित हो जाता है, तो अग्नि वृद्धि करेंगे आमाशय में, तो ज्वर की संप्राप्ति यहाँ टूट जाएगी। उसके बाद संताप, अगर ज्वर में ताप कम करने वाली चीजें, अलग अलग प्रकार के ताप कम करने वाली चीजें यूज करेंगे तो ज्वर की संप्राप्ति यहाँ टूट जाएगी। अगर लंघन या पाचन या दीपन द्रव्य यूज करेंगे तो आम कम हो जाएगा, ज्वर की संप्राप्ति यहाँ टूट जाएगी। अगर स्वेदन देंगे या उष्ण चीजें देंगे तो स्रोतोरोध और अस्वेद चला जाएगा, तो ज्वर की संप्राप्ति यहाँ टूट जाएगी। तो सिंपल सा चीज है, संप्राप्ति भंग करना। संप्राप्ति भंग करना इंपॉर्टेंट है एज अ पार्ट ऑफ चिकित्सा ऑफ द दोष, और इसीलिए संप्राप्ति जानना जरूरी है कि हमारे पास जो द्रव्य है या जो भी पेशेंट को साथ में है या जो भी पेशेंट का बल है उसके हिसाब से आप कहां पर संप्राप्ति तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब संप्राप्ति हमने जान ली। अब ज्वर की 3 अवस्थाएं जानते हैं। चिकित्सा के दृष्टिकोण से ज्वर की 3 अवस्थाएं हैं, एक साम ज्वर, एक पच्यमान ज्वर और एक निराम ज्वर। साम ज्वर, पच्यमान ज्वर और निराम ज्वर, ये 3 प्रकार की ज्वर की अवस्थाएं हैं।
दोष के वृद्धि और आम के अस्तित्व के हिसाब से, दोष की वृद्धि और आम के अस्तित्व के हिसाब से। तो इसका मतलब ये जो आम वृद्धि है, दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स ऑफ ज्वरावस्था। क्यों? क्योंकि इस आम वृद्धि से ही स्रोतोरोध होता है, और आम वृद्धि अगर निकाल दें तो सिर्फ आमाशय से अग्नि निर्गमित हो जाएगा, शरीर गर्म हो जाएगा, फिर हम पाचन द्रव्य दे देंगे, पाचन द्रव्य दे देंगे तो क्या हो जाएगा, अग्नि वापस आ जाएगा, या दीपन द्रव्य दे देंगे तो अग्नि वापस आ जाएगा, और ये संप्राप्ति यहाँ से उल्टी चली जाएगी, ज्वर नहीं उत्पन्न होगा। तो इसीलिए ये आम वृद्धि या आम के हिसाब से ही ज्वर की 3 अवस्थाएं उन्होंने निकाली। साम ज्वर मतलब जिसमें आम वृद्धि है, पच्यमान ज्वर मतलब जिसमें आम भी कम हो रहा है और दोष भी कम हो रहे हैं, और निराम ज्वर जिसका मतलब आम बिल्कुल नहीं है और दोष थोड़े से बढ़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर वापस से स्वभावो परमवाद ध्यान रखना कि चीजों को उत्पन्न होने के लिए स्वभाव कारण लगता है, चीजों को नाश होने के लिए कारण नहीं लगता। तो इसीलिए काल जाने के बाद जो ज्वर बढ़ गए हैं वो अपने आप ही नॉर्मल होने वाले हैं। तो इसीलिए सामज ज्वर, पच्यमान ज्वर और निराम ज्वर, ये 3 प्रकार के ज्वर की चिकित्साएं बताई हैं। तीनों प्रकार की चिकित्साओं में अलग अलग प्रकार की चिकित्सा दी जाती है। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है कि साम ज्वर में क्या लक्षण है, पच्यमान ज्वर में क्या लक्षण है और निराम ज्वर में क्या लक्षण है। तो इस टेबल में मैंने साम ज्वर के अरुचि, ग्रवरो, प्रसेक, आलस्य, तंद्रा, क्षुधानाश, मुखवैरस्य, मल विबंध और ग्लानि देखेंगे तो सबसे ज्यादा सिम्टम जो है वो आम प्रकोप के हैं, या फिर रस में आम या रस ठीक तरह से नहीं पचा है उसके हैं, रस की विकृति के लक्षण है। पच्यमान ज्वर में पित्त प्रकोप के लक्षण है और निराम ज्वर में वात प्रकोप के लक्षण है। तो कफ प्रकोप के लक्षण, पित्त प्रकोप के लक्षण और वात प्रकोप के लक्षण इन तीनों अलग अलग ज्वरों में दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद नव ज्वर का चिकित्सा सूत्र। आई फील 3 मिनट रह गए हैं, तो व्हाट वी विल डू इज, बहुत सारा नहीं बचा हुआ, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, एक पेज बचा हुआ है, तो वी विल टेक फ्रॉम हियर नेक्स्ट टाइम। अच्छा, व्हाट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इज, if we make such notes which will help us cover the chapter easily, do you feel it will be better, or we should not waste 1 or 2 lectures in revising the topic? We should directly proceed to the next chapter. आपको क्या लगता है? हेलो, 1 2 3 लोग हैं कि भाग गए? Sir, revising is good. रिवाइजिंग इज गुड। और किसी को ऐसा लगता है कि ये जो है दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम? बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता, रादर मैं भी ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने ऐसा नहीं किया है कभी। तो रिवाइज करने के लिए 1 या 2 लेक्चर देने से क्या हो जाता है, हमारे आगे के जो चैप्टर्स हैं उनका 1 1 लेक्चर कम होते जाता है। यूजुअली ज्वर को 2 लेक्चर लगते हैं, बाकी किसी चैप्टर को 2 लेक्चर नहीं लगेंगे, शायद वात व्याधि को लगे और शायद योनि व्यापद को लगे, क्योंकि ये 2 भी बड़े चैप्टर्स हैं। बाकी सब चैप्टर्स तो छोटे छोटे हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। मतलब कभी कभी तो ऐसा है कि इतने छोटे चैप्टर्स हैं कि हम 2 चैप्टर को एक साथ भी रिवाइज कर सकते हैं एक ही लेक्चर में। तो किसी को रिवीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मैं पकड़ के चलता हूँ। ऑल दीज नोट्स विच आई एम प्रिपेयरिंग, आई मे नॉट बी एबल टू प्रिपेयर ऑल नोट्स फॉर ऑल टॉपिक्स ऑफ चिकित्सा स्थान। बाकी किसी स्थान में हम रिवीजन नहीं करेंगे, लेकिन चिकित्सा स्थान में हम जो भी रिवीजन कर रहे हैं उसमें जितने भी नोट्स मैं बनाऊंगा, आई विल पुट इट ऑन मूडल so that you can take print or you can keep it in your mobile and you can use it during the time of exam. जैसे जैसे एक एक चीज को आप पढ़ते जाएंगे आपका तुरंत उससे रिलेशन लगते जाएगा। एंड ऑल द श्लोक इन रेड, मैंने जितने स्लाइड्स में श्लोक दिए थे उससे भी कम श्लोक कर दिए अभी मैंने इसमें। तो जितने भी श्लोक रेड में हैं, 1 1 2 2 लाइन के श्लोक हैं, आप उनको बाय हार्ट कर लीजिए। दैट इज द ओनली थिंग विच आई रिक्वायर। तो किसी को ये नहीं लगता ना कि भाई हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ओके, तो व्हाट वी डू इज वी स्टॉप हियर एंड देन
प्रोबेबली सैटरडे को मेरा लेक्चर है ऑनलाइन, तो सैटरडे 3:30 वी विल कंटिन्यू विद दिस, as well as what we will do is we will start with रक्त पित्त चिकित्सा. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे.